हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ज्योग्राफी का पेपर सोल्व करवाऊंगा। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपके एग्ज़ाम में आएगा। ये बिल्कुल पेपर मैंने अपने हाथों से लिखा है, पूरा प्योर है। तो ये ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे 70 मार्क्स है, मैंने 80 से कर दिए हैं। कोई ज़्यादा इसमें अगर क्वेश्चन ज़्यादा दे भी दिया है मैंने तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि इस पेपर से आपके दो फ़ायदे हैं। एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा और एक ये कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आते वो आपको पता भी लग जाएंगे और आपकी कमियां भी दूर हो जाएंगी। तो इस पेपर को आपको लास्ट तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन आएंगे हमारे पास वो ऐसे आएंगे कि एक अंक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 15 ऐसे क्वेश्चन आएंगे। 15 भी आ सकते हैं, 16 भी आ सकते हैं। मैंने 15 लिखे हैं, तो आप ये मत सोचना कि 15 आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनके आंसर आपको एक शब्द या एक वाक्य में देना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि जनसंख्या घनत्व मापने का सूत्र लिखिए, यानी कि जनसंख्या घनत्व मापने का क्या सूत्र है। तो अगर आपने पढ़ा है, आपको याद है, तो आप ज़रूर पहले आप खुद मन में इसका आंसर सोचिए, फिर मेरे बताने से पहले। तो जनसंख्या घनत्व मापने का सूत्र होता है कुल क्षेत्रफल अपॉन में कुल जनसंख्या। सेकंड क्वेश्चन है प्रवास का मुख्य कारण क्या है, यानी कि प्रवास किस कारण ज़्यादा होता है। तो आपको पता है कि लोग रोज़गार की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, यानी कि अगर गांव से कोई व्यक्ति शहर आ रहा है तो किस वजह से आ रहा है, रोज़गार से वजह से आ रहा है। तो रोज़गार इसका मुख्य कारण होता है। देखिए, कारण बहुत से हो सकते हैं, लेकिन इसमें मुख्य कारण पूछा गया तो आप रोज़गार लिख सकते हैं, इसमें बहुत आ जाए। और बेरोजगारी आप लिखेंगे तो वो नकारात्मक कारण होगा, लेकिन रोजगार एक सकारात्मक कारण होता है। थर्ड देखिए, जैविक खेती का मुख्य घटक क्या है, यानी कि जो जैविक खेती होती है ये बिल्कुल प्राकृतिक होती है। तो इसका जो घटक होता है वो प्राकृतिक खाद होती है। तो इसको आपको जो गोबर वाली खाद होती है वो इसका मुख्य घटक घटक होती है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, गैरीसन नगर से आप क्या अभिप्राय है। देखिए, गैरीसन नगर वो होते हैं जहाँ पर सैन्य ठिकाने होते हैं, वहाँ पे आम जनता नहीं रहती। जैसे जो अम्बाला और जालंधर का कैंप है, यहाँ पे देखिए और भी बहुत से कैंप हैं, इनमें सैनिक ठिकाने होते हैं, यहाँ पे जनता वैसे सामान्य रूप में निवास नहीं करती। तो ये छोटे छोटे मतलब निवास स्थान होते हैं सैनिकों के। तो गैरीसन को छावनी नगर भी कहते हैं, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कभी छावनी आ जाए तो। छावनी, तो छावनी और गैरीसन नगर एक ही होते हैं। फाइव देखिए, जनसंख्या वृद्धि के मुख्य घटक क्या है, कि जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है। एक तो देखिए, जन्म ज़्यादा बच्चे जन्म ले रहे हैं इसलिए हो रही है, और मृत्यु भी हो रही है, लेकिन हाँ वो नकारात्मक पॉइंट है, लेकिन वो उससे भी जनसंख्या वृद्धि का मतलब है जनसंख्या में परिवर्तन होना। तो जनसंख्या जन्म मृत्यु और प्रवास तीनों से परिवर्तन होता है, चाहे वो नकारात्मक चीज़ हो या कोई सकारात्मक चीज़ हो। अब देखिए, एसडीआई का पूर्ण रूप लिखिए, यानी कि जो एसडीआई है इसका पूर्ण रूप आपको लिखना है, फुल फॉर्म लिखनी है आपको। तो इसका इंग्लिश में तो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हिंदी में मानव विकास सूचकांक। तो इसका आपको ध्यान रखना है। उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। देखिए, हमारे 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। अब आपको कमेंट में बताना है, जल्दी सी कभी बता दीजिए कि उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। एक क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन नगर का एक उदाहरण दीजिए। देख, बहुत से नगर हैं जिनका मध्यकालीन है कि जो औपनिवेशिक काल में, यानी कि 11वीं शताब्दी से 1900 शताब्दी के बीच में जिनका विकास हुआ है। ये मैंने एवरेज दिया है, लेकिन आप देख लीजिए कि जिनका औपनिवेशिक काल में या फिर उससे पहले, जिनका जो भी मुगलों का जो काल हुआ था उसमें जिन नगरों का विकास हुआ था उनका आपको नाम लिखना है। तो दिल्ली भी वैसा ही नगर है, कोलकाता वैसा ही है, मद्रास वैसा ही है, इंदौर है। बहुत से नगर हैं जिनका विकास मध्यकाल में हुआ है। तो किसी का भी आप एक का नाम लिख सकते हैं। अब देखिए 9 क्वेश्चन, मानव भूगोल क्या है, अपने शब्दों में लिखिए। अपने शब्दों में डेफिनेशन लिखनी है मानव भूगोल की। ठीक है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग दे रखे हैं, लेकिन आप ऐसे लिख सकते हैं कि मानव भूगोल मानव से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करना है। सिंपल लिख सकते हैं आप। खनन से क्या अभिप्राय है, 10 क्वेश्चन है, खनन से क्या अभिप्राय है। और इसी के अथवा में दे रखे हैं खनिज क्या होते हैं। दोनों में से आपको एक करना है, लेकिन यहाँ पर आप दोनों ही सोल्व कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये अच्छा है। तो खनन का अर्थ है कि जमीन से अंदर खुदाई करना, और खनिज का अर्थ है कि जरूरी नहीं है कि जमीन से हम खुदाई करके और कुछ निकालें, लेकिन अगर हम खनिज निकालते हैं तो वो खनन द्वारा हम
कच्चे खनिज निकालते हैं, कच्चे पदार्थ निकालते हैं, तो उन्हें ही हम खनिज कहते हैं। मतलब अगर आप समझे नहीं तो देखिए, आप कहीं पे खुदाई कर रहे हैं, आप देखिए कहीं पे भी मिट्टी में आप गड्ढा खोद कर खुदाई कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि वहाँ पे क्या तो खदान होगी या फिर आप कोई प्राकृतिक चीज़ निकालना चाहते होंगे। तो जिस प्राकृतिक चीज़ को भी आप निकालना चाहते हैं तो वो खनिज होगा जो भी ज़मीन के अंदर से निकलेगा। आप देखिए 11 क्वेश्चन, प्राथमिक क्षेत्र से क्या अभिप्राय है। देखिए 3 क्षेत्र होते हैं हमारे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। मैंने अभी बताया प्राथमिक क्षेत्र वो होते हैं जो कि प्रकृति पर निर्भर रहते हैं पूरी तरीके से, जैसे कृषि है पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है, जिनमें मतलब जो कच्ची रूप में पाई जाती है, जैसे तेल वगैरह भी जो खनन कार्य हैं ये भी प्राथमिक चीज़ों में आते हैं। तो प्राथमिक चीज़ें आप लिख सकते हैं क्या होती हैं। रबी की दो मुख्य फसलों के नाम लिखिए। रबी जो होती है हमारी, उनकी 2 फसलों के आप लिख सकते हैं, एक गेहूँ लिख सकते हैं और एक और आप कोई भी फसल लिख सकते हैं। 13 देखिए, भौमजल से क्या आवश्यक है। भौमजल देखिए 2 प्रकार के जल होते हैं, भौमजल और स्थलीय जल। तो भौमजल जो होता है वो जमीन के अंदर पाया जाता है, लेकिन जो स्थलीय जल होता है वो नदियों और समुद्रों में पाया जाता है। तो भौमजल आप लिख सकते हैं कि जो ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, उदाहरण दे सकते हैं कुआं, बावड़ी, नलकूप वगैरह। तो अब देखिए, जल संरक्षण का कोई एक उपाय बताइए। देखिए जल के बचाव के लिए एक उपाय आप बता सकते हैं कि जो वाटर है उसका रीहार्वेस्टिंग करना है, यानी कि वापस से उसको यूज में लेना। तो और भी आप यूज बता सकते हैं कि जल का बहाव ज़्यादा ना किया जाए जल को रोकने के लिए। 15 क्वेश्चन देखिए, पल्ली बस्तियाँ किन्हें कहा जाता है। देखिए जो पल्ली बस्तियाँ होती हैं वो जो एक ढाणी या किसी एक गांव, छोटे से गांव के रूप में होती है। ये जगह जगह छोटी छोटी मतलब बिखरी सी रहती हैं, तो इन्हें पल्ली बस्तियाँ कहते हैं। गांव में ये अलग मोहल्लों के नाम से जाते हैं, जैसे ब्राह्मणों का मोहल्ला अलग हो गया, गुजरों का मोहल्ला अलग हो गया, चमारों का मोहल्ला अलग हो गया। तो ये ऐसे मोहल्लों के नाम पे बना दी जाती हैं। अब देखिए जो सेकंड पार्ट है हमारा बी, उसमें 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। जो मैंने 7 क्वेश्चन दे रखे हैं 2 मार्क्स के। 16वां क्वेश्चन देखिए, मानव विकास के किन्हीं 2 प्रभावों पर चर्चा कीजिए। यानी मानव विकास की किन चीज़ों पर 2 प्रभाव, मतलब किन चीज़ों पर प्रभाव पड़ते हैं, 2 के नाम लिखिए। एक तो देखिए आप मानव कैसे क्या होता है कि एक क्या जो आवाज़ है वो भी, उसमें भी परिवर्तन होता है जैसे जैसे आपका विकास होता रहता है, और मतलब शारीरिक अंगों का विस्तार होता है, और भी बहुत सी चीज़ें आप लिख सकते हैं मानव विकास में। 17 क्वेश्चन देखिए, जल संसाधन के ह्रास के मुख्य कारण क्या है। देखिए जितने भी मैं सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ इनको आपको लिखने हैं कॉपी पे और सोल्व करने हैं। ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ जल्दी में, लेकिन आपको सोल्व करने हैं इनको। जल संसाधन के ह्रास के मुख्य कारण क्या है, यानी कि जो हमारा जल है उसका ह्रास दिन प्रतिदिन होता जा रहा है, उसका क्या कारण है कि देखिए जैसे हम जितना हम पोल्यूशन फैलाते हैं उससे जो फैक्ट्रियों का जो गंदा कचरा है वो निकल कर नदियों में जाता है और नदियों के जल को प्रदूषित करता है। दूसरा कारण ये है कि हम जो नदी है उसमें अब देखिए आप डालते हैं, हम डेड बॉडी भी डाल देते हैं और भी कुछ चीज़ें हम ऐसी हानिकारक चीज़ें डालते हैं जो जल के गुणवत्ता को कम करती है। तो ऐसी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये ह्रास का इसका मुख्य कारण है। अब देखिए साझा संपत्ति संसाधन से क्या अभिप्राय है, इसके 2 उदाहरण दीजिए। साझा संपत्ति संसाधन ऐसे संसाधन जो सरकार के होते हैं या उस पर सभी का हक होता है, किसी का हक नहीं होता, ये उसमें आते हैं समाजवादी मॉडल में। लेकिन अगर इसके 2 उदाहरण की बात कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं कि एक चारागाह क्षेत्र और एक वन, जो कि वन सभी के होते हैं। चारागाह क्षेत्र जो पशुओं को चराने के लिए वो सभी के होते हैं, वो किसी एक का हक उस पर नहीं होता, किसी एक का मालिकाना हक इस पर नहीं हो सकता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानगर क्या होते हैं, किन्हीं 2 के नाम बताइए। महानगर ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 50 लाख से ज़्यादा है वो महानगर कहलाते हैं। और महानगर के आप उदाहरण दे सकते हैं, जैसे जो दिल्ली है वो महानगर में लेंगे, लेकिन दिल्ली तो मेगा सिटी में आती है क्योंकि इसकी जनसंख्या 1 करोड़ से भी ज़्यादा है, लेकिन 50 से 1 करोड़ के बीच में जो जनसंख्या होती है उसे हम महानगर कहते हैं। महानगर तो महानगर आप बता सकते हैं 50 लाख से 1 करोड़ के बीच वाली जनसंख्या को महानगर कहते हैं। और 2 के उदाहरण आप दे सकते हैं, जैसे आप
लखनऊ का उदाहरण दे सकते हैं। उसमें मान लीजिए अगर ज़्यादा जनसंख्या है तो उनका उदाहरण आप नहीं दे सकते, लेकिन आप जयपुर का उदाहरण दे दीजिए, उसका इंदौर का दे दीजिए, सूरत का दे दीजिए, या फिर उसका दे दीजिए नागपुर का दे दीजिए। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिनके आप उदाहरण दे सकते हैं। भारत में घटते लिंग अनुपात के कोई 2 उदाहरण दीजिए कि भारत में लिंग अनुपात क्यों घट रहा है। देखिए, आपको पता है लिंग अनुपात क्या होता है। पहले आपको ये समझना जरूरी है कि लिंग अनुपात क्या होता है, उसके बाद ही आप तो बता पाएंगे कि आप इनके उदाहरण बता पाएंगे कि इस घटने का क्या कारण है इसका। तो देखिए, प्रति 1000 पुरुषों पर पाए जाने वाले महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। अब महिलाओं की संख्या क्यों घट रही है, तो जो जैसे बच्चे जन्म लेती हैं, पहले ही तो उन्हें घर में ही गर्भपात करा दिया जाता है, उनको मरवा दिया जाता है। दूसरा ये है कि हमारी महिलाओं पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता है, जिनकी वजह से वो कभी कभी आत्महत्या भी कर लेती हैं, और मतलब उनका विकास भी सही ढंग से नहीं हो पाता। तो ये आप लिख सकते हैं 2 उदाहरण, आप कोई भी लिख सकते हैं जो आपको सही लगे। भारत के कुछ राज्यों में अत्यधिक श्रम सहभागिता क्यों है अन्य राज्यों की अपेक्षा। यानी कि कुछ राज्यों में श्रम मतलब ज़्यादा श्रमिक क्यों है, ज़्यादा रोजगार क्यों है। जैसे दिल्ली है, यहाँ पर ज़्यादा रोजगार की तलाश में लोग आते हैं। तो क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पर रोजगार ज़्यादा है इसलिए आते हैं। और क्यों है रोजगार, क्योंकि यहाँ पर जो फैक्ट्री उद्योग या ज़्यादा होंगे और यहाँ पर बिजनेसमैन ज़्यादा होंगे, इसलिए वो रोज़गार देते हैं लोगों को। और यहाँ पर खुद मतलब जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर खुद भी अपने रोज़गार खोल लेते हैं लोग, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े मार्केट होते हैं और मार्केटों में लोग अपने कोई भी रोज़गार ढूंढ लेते हैं। तो ऐसे आप बता सकते हैं। प्रवास के आर्थिक कारण बताइए कि प्रवास के आर्थिक कारण क्या होते हैं। देखिए, एक तो अगर नकारात्मक की बात की जाए तो बेरोजगारी होती है। सकारात्मक की रोजगार की तलाश में जाते हैं, पूंजी कमाने के लिए, यानी कि पैसा कमाने के लिए लोग प्रवास करते हैं। अब देखिए 5 अंक के प्रश्न है, 5 मार्क्स के 5 है। मैंने इसमें 80 मार्क्स का पेपर कर दिया, लेकिन याद रखना 70 मार्क्स का पेपर आएगा। कोई नहीं, 10 एक्स्ट्रा हैं तो वो आपके फायदे के लिए हैं। इसमें 5 मार्क्स वाला पहला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक एवं द्वितीयक क्रियाओं में अंतर लिखिए। संक्षेप में लिखिए, कम से कम 1 पेज भर देना आप। अंतर ऐसे लिखिए कि ये प्राथमिक क्रिया है और ये द्वितीयक क्रिया है, तो ऐसे अंतर लिखकर आप पेज भर देना। क्योंकि 5 मार्क्स का है, कम से कम आपको 100 शब्दों में 100 से 120 शब्दों में आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है कि वो प्राथमिक क्रियाएं वो मतलब प्रकृति पर आधारित होती हैं, लेकिन जो द्वितीयक क्रिया होती है उनका वो विनिर्माण उद्योगों पर आधारित होती है। यानी कि हम प्राथमिक क्रियाओं की जो दूसरी प्रक्रिया है वो द्वितीयक क्रियाओं में आती है। जैसे आप खेती करेंगे, उसके बाद जो खेती से उत्पन्न होगा उसमें आप उद्योग लगाएंगे तो वो द्वितीयक क्रियाओं में आ जाएगा। ऐसे आप 4-5 पॉइंट बना सकते हैं और एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। फिर लास्ट में ये प्राथमिक क्रिया में कृषि आती है, द्वितीयक क्रिया में उद्योग और विनिर्माण आते हैं। और प्राथमिक क्रिया में कृषि नहीं आती, आखेटक संग्रहण और भी खनिज तत्व निकालना, ये सब प्राथमिक क्रिया में आती है। वनों की कटाई, ये सब प्राथमिक क्रिया में आती है। अब 24 क्वेश्चन देखिए, मानव विकास अवधारणा के अंतर्गत सतत पोषणीयता से आप क्या समझते हैं, यह किस तरह मानव विकास को प्रभावित करती है। देखिए, सतत पोषणीय का मतलब क्या है कि मनुष्य का निरंतर पोषण होते रहना। तो इससे आप लिख सकते हैं कि मानव विकास इससे कैसे प्रभावित होता है, कैसे बढ़ता है सतत पोषण। अगर देखिए मनुष्य का पोषण ही नहीं होगा तो उसका विकास कहाँ से होगा, वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा अगर उसमें पोषण नहीं होगा। और अगर वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा तो फिर उसका बिल्कुल विकास नहीं होगा। तो उसका आप लिख सकते हैं कि अगर मनुष्य को बिल्कुल आहार मिलता रहे, मतलब सरकार भी मानव विकास पर ध्यान दे तो अच्छे से बच्चों का मानव विकास होता रहेगा। अब देखिए 25 क्वेश्चन देखिए, मानव बस्तियों की विभिन्न प्रकारों की संक्षेप में चर्चा कीजिए। देख, बहुत सी प्रकार की बस्तियाँ होती हैं, परित्यक्त बस्तियाँ, पल्ली बस्तियाँ और भी बहुत सी बस्तियाँ होती हैं, उनके आप नाम लिख सकते हैं। अर्ध गुच्छित बस्तियाँ, ये सब 4-5 नाम हैं। इनके आप डिटेल में आपको लिखने हैं कि परित्यक्त बस्तियाँ वो होती हैं जो बहुत सी मतलब बिखरी हुई रहती हैं, जो रेलवे लाइन के पास में है, जो रेलवे लाइन के पास में होती है, वो परित्यक्त बस्तियाँ ही कहलाती है। और गुच्छित बस्तियाँ वो होती हैं जो कि एक झुंड बनाकर रहती हैं। अर्धगुच्छित वो होती हैं जो कि थोड़े बहुत झुंड बनाकर रहती हैं थोड़ी दूर। और पल्ली बस्तियाँ होती हैं जो कि ढाणी जैसे गाँव होते हैं
और अलग अलग मोहल्लों पर उन्हें बांट दिया जाता है, छोटे छोटे मोहल्ले। तो ये सब अलग अलग प्रकार के होते हैं लेकिन रिलेटेड एक ही चीज़ से है। अब 26वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को भारतीय मानचित्र पर दर्शाइए। ये चीज़ें आपको दे रखी हैं, 5 मार्क्स के हैं, 5 चीज़ें आपको दे रखी हैं, भारतीय मानचित्र पर आपको दर्शानी है। तो सबसे पहले देखिए जो काली मृदा के क्षेत्र है, तो काली मृदा के क्षेत्र है वो गुजरात और या महाराष्ट्र के इलाकों में ज़्यादा पाई जाती है काली मृदा, तो वो आप वहाँ पे दर्शा सकते हैं। गन्ना उत्पादन वाला राज्य, तो गन्ना उत्पादन वाला राज्य सबसे पहले यूपी है, सबसे फर्स्ट नंबर पे, तो उसका आप मैप में दर्शा सकते हैं। फिर देखिए चावल उत्पादन वाला राज्य, तो चावल उत्पादन वाला राज्य सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल है, क्योंकि 1/3 यहीं पे चावल उत्पादन होता है। और कपास उत्पादन वाला राज्य आप इधर लिख सकते हैं पंजाब, और ये गुजरात का जो क्षेत्र है वहाँ पे कपास, क्योंकि कपास काली मिट्टी में उगती है, तो महाराष्ट्र गुजरात और पंजाब में कपास उगाया जाता है। और एक फैक्ट की बात बताऊं कि हमारा जो कपास का आधे से ज़्यादा क्षेत्र है वो पाकिस्तान में चला गया। अब आगे क्वेश्चन, आगे वाला देखिए, वह क्षेत्र जहाँ चाय का उत्पादन अधिक होता है, तो आपको पता है आसाम में चाय का उत्पादन अधिक होता है, आसमान और दार्जिलिंग के जो क्षेत्र हैं वो वहाँ पर ज़्यादा होते हैं। अब 27 क्वेश्चन देखिए, विश्व मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। जो विश्व का मानचित्र है उस पर इनको दर्शाना है। तो नील नदी आप बता सकते हैं, अफ्रीका की नदी है, वहाँ पे दर्शा सकते हैं। अत्यधिक पेट्रोलियम क्षेत्र, तो वर्तमान में तो सऊदी अरब है और इंडोनेशिया भी है, तो सऊदी अरब को आप दर्शा सकते हैं वर्तमान की अगर बात की जाए तो हिंद महासागर आप दे सकते हैं, इंडिया के नीचे ही है। और रियो दी जेनेरियो, यानी कि यहाँ पे प्रति सम्मेलन हुआ था, ये ब्राज़ील की जगह है एक, तो वहाँ पे आप इसे मैप में दर्शा देना अगर आ भी जाए तो। स्वेज नहर देखिए, जो मतलब यूके ने खोली थी, और ये मिस्र से होकर जाती है और ये सीधे इंग्लैंड में जाती है, तो ये इंडिया और इंग्लैंड मतलब दोनों देशों को ये टच करती है। तो यहाँ से मतलब बहुत से व्यापार किए जाते हैं, और ये अंग्रेज़ों ने खोली थी 1869, ये भी आपको डेट ही याद रख लीजिए आपके फैक्ट के लिए। अब देखिए 6 में 2%, 6 में 4% रखे हैं मैंने, तो 6 भी आप लिख सकते हैं। मानव विकास के विषय क्षेत्र पर टिप्पणी लिखिए, 150 से 200 शब्दों में आपको लिखना है। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर, विषय क्षेत्र कितने कितने मतलब विषय क्षेत्र कौन कौन से हैं कि जो एक वो है संभववाद और निश्चयवाद और नवनिश्चयवाद, इन तीनों विषय क्षेत्रों के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो ये चीज़ आपको शायद आपने पढ़ रखी, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। संभववाद ये ऐसी अवधारणा होती है जो मानव को प्रथम मानती है, निश्चयवाद ऐसी होती है जो कि प्रकृति को प्रथम मानती है, लेकिन नवनिश्चयवाद ऐसी होती है जो दोनों को समान मानती है कि दोनों एक जैसे हैं, ना मानव प्रथम है ना पृथ्वी प्रथम है। और अब 29 देखिए, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुचारण पालन में अंतर को अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि चलवासी क्या होते हैं कि जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, और वो भोजन की तलाश में ही पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, वो मौसम के हिसाब से जगह बदलते हैं। लेकिन जो वाणिज्य होते हैं वो धन की कमाई के लिए किए जाते हैं, तो इनमें आप अंतर बता सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए 30, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह कार्यक्रम देश में शुष्क भूमि कृषि विकास में कैसे सहायक है। यानी कि एक कार्यक्रम चला गया है सूखा संभावित क्षेत्र, जो भी सूखा क्षेत्र है उन पर कृषि की जाए, तो इन पर आप टिप्पणी लिख सकते हैं। अब 31 क्वेश्चन देखिए, भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कारणों की विवेचना कीजिए। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हम क्यों करते हैं। देखिए अभी हाल ही में आपको पता चला होगा कि यूक्रेन से हमारे कितने विद्यार्थी भारत में आए हैं, मतलब यूक्रेन में हमारे कितने भारतीय पढ़ते थे, तो वो अच्छी नॉलेज के लिए पढ़ते थे, तो अच्छी शिक्षा भी आप पॉइंट लिख सकते हैं, अच्छे रोजगार के लिए भी आप लिख सकते हैं, और अच्छे मतलब अपने सांस्कृतिक कारण भी कुछ हो सकते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। कुछ भी 4-5 पॉइंट आप लिख सकते हैं और उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पूर्ण विस्तार लिखिए, यानी कि 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है छोटे छोटे, इनके आपको पूर्ण विस्तार लिखना है। देखिए जो UNDP होता है वो यूनियन नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास होता है, पर्यावरण कार्यक्रम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम। और CFC का लिख सकते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये पेपर गाइस यहीं पे ख़त्म होता है। तो
आई होप आपको पूरा पेपर समझ में आया होगा कि पैटर्न आपको समझ में आ गया कैसे आएगा, और आई होप आप इस पेपर को सोल्व करेंगे। तो ऑल बेस्ट योर एग्ज़ाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।